हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। एजुकेशन सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर 2023 दैनिक समसमा की, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा फुलपति वाली क्लास में पढ़ाया जाता है। यदि आप करंट अफेयर को कम समय में पढ़ना चाहते हैं, 1.5 घंटे वाली क्लास को मात्र आप 15 से 20 मिनट में पढ़ना चाहते हैं, वो भी फुल कंटेंट ललन टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ, तो आप हमारे वीडियो से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो आपको बताना है कि जो टाइम मैगजीन है उसने द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की एक सूची बनाई है, जिसमें टॉप 100 कंपनियां शामिल हुई, उसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है तो आपको बताना है। तो वो कंपनी है इन्फोसिस, जो कि पूरे वर्ल्ड में 64वें नंबर पर आई। कितने आपको बताना है, 64वें नंबर पर आई है। और देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे वर्ल्ड में पहली कंपनी कौन होगी, तो पहली कंपनी होगी माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी एप्पल, तीसरी कौन है अल्फ़ाबेट, चौथी कौन है मेटा। और भारत में पहली पूछा जाए तो इन्फोसिस है, और पूरे वर्ल्ड की 64वीं है भारत की। ठीक है, इसे भी नोट करके लिखिए। आगे चलते हैं। देखिए, इन्फोसिस के नए एम्बेसडर हाल ही में चुने गए हैं। तो कौन है, मेल में राफेल नडाल चुने गए हैं और फीमेल में ईगा स्विटेक चुनी गई हैं। आपसे पूछा जाए राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। ईगा स्विटेक कहाँ के हैं, तो पोलैंड के हैं। ठीक है, और राफेल नडाल और ईगा स्विटेक ये ग्रैंड स्लैम खेलते हैं, इसे भी याद रखिए आप। आगे चलते हैं। अब ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत खुशहाली सूचकांक में चौथे नंबर पे है, तो 126 नंबर पे है, इसे भी याद रखिए। चौथे नंबर पर है, 126 नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाए शांति सूचकांक में भारत का स्थान, तो वो भी 126 नंबर पे, दोनों शांति और खुशी हाल ही दोनों में 126 नंबर पे, इसे भी नोट करके रख लीजिए। आगे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत चौथेवें रंग पे है, तो 127वें रंग पर है। अब अगला हमारा होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर है, तो 161वें नंबर पे है। और आगे होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत चौथे रंग पे है, तो 38वें रंग पर है। आप बताइए कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करती है वर्ल्ड बैंक जारी करती है, इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का रैंक कहाँ है, तो भारत का रैंक 4वीं है। इससे पता चलता है कि किस देश का सेना कितनी शक्तिशाली है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखा, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि UNCITRAL की जो दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, तो इसकी मेज़बानी किसने की है भैया, भारत ने की है। किसने की है, भारत में कहाँ हुई है, दिल्ली में, नई दिल्ली में हुई है। और इसमें किसने किसने भाग लिया है, तो भारत के महान्यायवादी व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भाग लिया है, इसे भी आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के इसमें भारत के चीफ जस्टिस हैं। अब आपसे पूछा जाए, UNCITRAL का जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको बताना है कि वियना जो है ऑस्ट्रेलिया एक किस नदी के किनारे है। तो देखिए, वियना जो ऑस्ट्रिया है उस किस नदी किनारे, तो डेन्यूब नदी, कौन सी, डेन्यूब नदी किनारे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि जो वियना है इसका हेडक्वार्टर एक और संगठन का हेडक्वार्टर है, वो कौन है, तो ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है ओपेक, उसका भी हेडक्वार्टर वियना में है, इसे भी आप नोट करके रख लीजिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 76वें अनुच्छेद में है। और आपसे पूछा जाए पहले जो भारत के पहले महान्यायवादी थे वो कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। और आपसे पूछा जाए महान्यायवादी की जो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए। अब पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, तो सुंदरेश मेनन जो सिंगापुर के चीफ जस्टिस थे उन्हें भी बुलाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। अब इंटरपोल की 9वीं बैठक कहाँ हुई, तो इंटरपोल की 9वीं बैठक भारत में हुई थी। आगे हमारा होगा, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, इसे भी नोट करके लिखिए। और हमारा इसमें शुभंकर क्या होगा, तो क्रिप्टो वर्ष होगा, क्या होगा, क्रिप्टो वर्ष होगा।
और इसके अम्बेसडर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शाहरुख खान होंगे। ठीक है, कौन होंगे? शाहरुख खान। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत के उड़ीसा में किस में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। मुंडा स्टेडियम जो है, बिरला मुंडा बिरला स्टेडियम, इसमें हुआ था। आपको इसे भी याद रखिए। चलिए आगे आते हैं। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपसे पूछ रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है। देखिए हाल ही में एशिया कप जो है कि संपन्न हुआ है, तो इसमें जो है कि भारत विजेता रहा है। भारत ने श्रीलंका की लंका लगा दी है। मतलब मात्र 15 ओवर में श्रीलंका 50 पर ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, और भारत ने मात्र 6 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार करके बिना विकेट गंवाए इस एशिया कप को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो भारत 8वीं बार इसको जीत चुका है। उपविजेता टीम कौन है? श्रीलंका है। विजेता टीम भारत है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो, ठीक है, इसमें हुआ था। अब पूछा जाए आयोजन कौन कहाँ कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन हुआ था। अब आपसे पूछा जाए जो मोहम्मद सिराज हैं वो मैन ऑफ द मैच रहे। अगर आपसे पूछा जाए मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो मैन ऑफ द सीरीज रहे कुलदीप यादव। आपसे पूछा जाए पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण जब हुआ था एशिया कप का 1984 में हुआ था। और आपसे पूछा जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं। ठीक है, इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए। आगे लंटा प्रश्न में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन रही? भारत किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर विजेता बनी थी। अब इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे वुमेन प्रीमियम लीग 2023 की विजेता टीम कौन रही? मुंबई रही। पहला संस्करण हुआ था, 5 टीमों ने भाग लिया था। आपसे पूछा जाए कि विजेता टीम कौन रही? तो मुंबई रही। ठीक है, अब इसे आपसे पूछा जाए विजेता टीम का जो कप्तान था कौन थी? तो आपसे पूछ लिया जाए तो वो थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और सबसे महंगी खिलाड़ी अगर पूछा जाए वुमेन प्रीमियम लीग की तो स्मृति मंदाना थी, जो RCB में से संबंधित है। ठीक है, आगे IPL 2023 की विजेता, ठीक है, पुरुष वाला कौन था? तो CSK चेन्नई सुपर किंग। उपविजेता GT मतलब गुजरात था। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं। अगला हमारा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। उपविजेता भारत रहा। ठीक है, आप इसे भी नोट करके लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अब देखिए ओजोन हम दिवस के बारे में देखेंगे। देखिए तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बताया गया था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। इसलिए जो है कि हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इसे भी नोट कर लिए। अब घोषणा कब हुई थी मनाने के लिए? आपसे पूछ लिया जाए तो 1994 में हुई थी। वर्तमान में 29वें क्रम का आयोजन दिवस था। इसकी थीम पूछ लिया जाए तो ओजोन परत को ठीक करना इसकी 2023 की थीम थी। इतनी बातें आप नोट करके लिखिए। आगे आते हैं ललिता प्रश्न देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन, अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण में पहला सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन की राजधानी में हुआ था, 1972 में हुआ था। इसे भी नोट रखिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसेस है जापान में हुआ था, उसको कम करना जो है इसका उद्देश्य था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या था? ग्रीन हाउस जो गैसें का उत्सर्जन उसको कम करने के लिए हुआ था, और 1997 में जापान में हुआ था। ये भी छाप लीजिए। आगे आते हैं। देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, इसकी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? इसकी रिपोर्ट को बोलते हैं हम एजेंडा, क्या बोलेंगे? एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसकी रिपोर्ट को बोलते हैं। और पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता 2015 में COP 21 में हुआ था। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जो कि जब बजट पेश किए थे, बजट में ही इस योजना का उद्घाटन घोषणा की थी। तो कौन सी है? तो PM विश्वकर्मा योजना हो जाएगी। तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की थी। और उन्होंने कहा था कि ये स्टार्ट कब से होगी? तो स्टार्ट होगी 17 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाली है।
किस दिन? विश्वकर्मा जयंती के दिन। इसी दिन मोदी जी का भी हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हुआ। 18 प्रकार के व्यवसाय के लिए किया गया। पहले चरण में 1 लाख रुपये और सेकंड चरण में 2 लाख रुपये, जो कि 5% ब्याज पर मिलने वाले हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। किन्हें मिलेगा? जो पारंपरिक शिल्पकार मूर्तिकार हैं उन्हें ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर हमारा वो अगला ललन टॉप पर देख लेते हैं। पीएम प्रणाम योजना। देखिए ये सब बजट में जो है कि उल्लेखित योजना है केंद्र के बजट में, एक एग्जाम में जरूर बार पूछेगा। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित? तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित है। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? आपसे पूछ लिया जाए मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैग्रो वनस्पति संरक्षण के लिए मिष्टी योजना स्टार्ट की गई थी। महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये 2 लाख रुपये जो कि आपको दिए जाएंगे 7.5% ब्याज दर पर। जो महिला सम्मान बचत पत्र है ये क्या है? ये भी बजट में उल्लेखित किया गया था। आयकर मुक्त जो है पहले 2.5 लाख पर जो था कर मुक्त था, लेकिन अब 3 लाख पर हो गया। पहले 6 स्लैब थी, अब 5 स्लैब हो गई, इसे भी याद रखिए, ठीक है। आगे आते हैं हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपसे पूछा जाए कि जो प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ईडी। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। इसके जो अंतरिम निदेशक चुने गए हैं वो राहुल नवीन चुने गए हैं। किसके स्थान पर? संजय कुमार के स्थान पर। कार्यकाल अगर पूछा जाए कितने साल होता है, तो 5 साल होता है। अब देखिए ईडी क्या होता है? ईडी प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में। कार्य क्या होता है? ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब पूछेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है जो कर चोरी करते हैं ना, उसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं ललिता प्रश्न देख लेते हैं। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं, ठीक है। और फर्स्ट पूछे जाए कौन थे सीबीआई के? तो डीपी कोहली थे फर्स्ट। अब पूछा है कि सीबीआई को जो पावर है वो कहाँ से आती है? सीबीआई को पावर आती है दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना एक्ट 1946 के तहत, जो है कि सीबीआई को पावर प्राप्त है। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अगर पूछा जाए सीबीसी कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किस समिति से हुई, तो संस्थान समिति एक्ट 2003 के तहत हुई थी, इसे भी याद रखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन इस समय है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है इसमें? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, फर्स्ट महिला बनी है सीएसआईआर के महानिदेशक। आगे आते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत की कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है? आपसे पूछ लिया जाए भारत में कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यूपीएजी लॉन्च किसने किया? तो रमेश चंद्र कौन है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो हैं पूर्णकालिक सदस्य जो हैं कौन है? रमेश चंद्र है। उन्होंने यूपीएजी लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? कम लागत में बेहतर विश्लेषण कृषि का कर सकें, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। ये भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं देखिए ललन टॉप बातें देख लेते हैं हम। सरपंच संवाद ऐप किसने लॉन्च किया है? तो असम राज्य में हुआ। कौन लॉन्च किए हैं? तो वहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लॉन्च किया है। देखिए शिव चयन और ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है कि इसको लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाए सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फास्टर पोर्टल ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ई पास, ठीक है। अब देखिए ई समाधान और ई पास में बहुत कन्फ्यूजन है। ई पास जो ऐप है ये सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए किया था? सुस्वागतम पोर्टल के लिए, ठीक है। और लेकिन ई समाधान यूजीसी के लिए, ठीक है। अब इसे भी नोट करके रख लीजिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर हमारा है 8। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की? तो हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कौन सा राज्य ने प्रारंभ की? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है कि महिलाओं, जो बच्चे और किशोरियां हैं उनको पूर्ण पुष्टि का पोषण मिल चुके। और अभी इसके पहले ही हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, वहाँ पर एक सीएम पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ की थी।
इसमें आदिवासी व सुदूर दराज के बच्चों के लिए पोषण के लिए व्यवस्था की गई थी। तो उसके लिए इन्होंने सीएम पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ की थी। तो सीएम पद पुष्टि योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने स्टार्ट किया? तो उड़ीसा राज्य ने नवीन पटनायक ने किया है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा करंट प्रश्न देख लेते हैं। पोषण बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उड़ीसा। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि पोषण बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन होगा? उड़ीसा होगा। और गारंटी जो है बजट पेश करने वाला कौन होगा? पहला राज्य तो कर्नाटक है। तो गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था किस समिति के द्वारा? तो विवेक देवराय समिति 2017 में। और अलग कब किया गया था रेल बजट को आम बजट से? तो एकवर समिति के द्वारा किया गया था। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, पोषण एक होता है पोषण बजट और एक होता है पोषण मिशन। ठीक है, तो पोषण बजट और पोषण मिशन में कन्फ्यूज नहीं करना है। पोषण मिशन राजस्थान का है और पोषण बजट क्या है? उड़ीसा का है। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण किया गया। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया? आपसे पूछ लिया जाए तो इसका किया गया जो कि मध्य प्रदेश में किया गया। ओंकारेश्वर बांध, जो ओंकारेश्वर बांध के मंदारा पर्वत के पास में किया गया। वननेस का मतलब होता है एकता का प्रतीक। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ लोकार्पण किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। इसे भी याद रखिए। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक में हुआ है। तो इतने जो है कि एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं। इसे भी याद करिए कि इसका अनावरण कहाँ हुआ है। ठीक है, किस राज्य में है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, जो लास्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए, यशोभूमि का उद्घाटन जो कि कहाँ किए हैं? कौन? प्रधानमंत्री। तो द्वारका नई दिल्ली में किए हैं। इसमें 15 कन्वेंशन रूम होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपको बस केवल याद रखना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आइए ललन टॉप देख लेते हैं। देखिए, सिविल 20 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। थीम टुगेदर वी आर्ट आर्किटेक्ट। ठीक है, इसे भी याद रखिए। हर गंगा जल, जो हर घर गंगा जल का योजना किसने लॉन्च किया था? बिहार ने। चलने का अधिकार किसने लागू किया? तो पंजाब ने। ठीक है, अब इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छाप कर रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।